हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम अपने ने विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा था, जिसको अपने कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अपने ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोई भी तार है, इस तार के अंदर जैसे इस तार की लंबाई है कैपिटल एल, तो इस तार की लंबाई में, ठीक है, जैसे मान लो इसको एकांक लंबाई मान लेते, तो इस एकांक लंबाई में विभव कितना पतन हुआ, मतलब विद्युत विभव जो था वो कितना लॉस हुआ, तो उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एल लंबाई का वायर है और उस एल लंबाई के वायर के अंदर विभव का मान जो पहले था उससे कम हो गया है, मतलब विभव का पतन हो गया है, तो उसको अपने बोलेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का सूत्र जो था वो है K बराबर V बटे में L। तो K बराबर V बटे में L, तो V बराबर क्या हो जाएगा के एल, मतलब विभवांतर बराबर हो जाएगा विभव प्रवणता और गुणे में आ जाएगा लंबाई। तो अब इसके उपयोग कहाँ विभव मापी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो विभव मापी का मुख्यतः दो जगह पे उपयोग किया जाता है। पहला है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, मतलब कोई परिपथ है, वहाँ पे दो सेल लगे हुए, तो दो सेल लगे हुए तो उस दो सेलों के अंदर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे अपने समझेंगे। ठीक है, तो एक परिपथ दिया हुआ है और इस परिपथ के अंदर अपने किस तरह से ज्ञात करेंगे वो अभी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो देखो, ये विभव मापी ज्ञात करने का अपने प्रैक्टिकल के अंदर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी खाली इस सर्किट को समझ लेते हैं। यहाँ पे E1 और E2 दो बैटरी लगी हुई है और दोनों बैटरी का इंडिविजुअल कुंजी लगी हुई है, ये है K1 और ये है K2 बराबर। बैटरी के प्रारंभिक सिरे दोनों ए बिंदु पे जुड़े हुए और बैटरी के फिर दूसरा सिरा जो है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ के जोकी से कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाला एक वायर है, ए से लेके सी तक एक वायर लगा हुआ है। अब ए सिरा जो है यहाँ पे मुख्य बैटरी जो अपने प्लग में लगाते हैं वो बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट जिसको धारा नियंत्रक बोलते हैं, तो ये सब लगा हुआ। अब विभव मापी जो है, मतलब विभव को ज्ञात करना है, मतलब बैटरी E1 से निकलने वाला विभव और बैटरी E2 से निकलने वाले विभव, इन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए अपने विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि कुंजी को चालू करते, तो धारा इसके अंदर प्रवाहित होती। अब K1 और K2 कुंजी दोनों बंद होने पर इसके अंदर अपने को कोई भी तरह का गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण दिखाई नहीं देता है। फिर अपने क्या करते हैं कि K1 में कुंजी लगाते, K1 में कुंजी लगाएंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। तो अपने क्या देखेंगे कि K1 में कुंजी दिखाई दी है, तो अब की बार परिपथ के अंदर धारा बैटरी E1 से होते हुए पूरे परिपथ में सर्कुलेट होगी, मतलब अब की बार जो है वो बैटरी E1 से ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगी बराबर। तो जब E1 में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके अंदर ए जिस सिरे पे मिलेगा, मतलब ए सिरे की जिस सिरे पे अपने को मिलेगा, ठीक है, वो मान लेते कि L1 दूरी पे है, तो उसका मान क्या मिल जाएगा, E1 बराबर के L1 मान लेते, समीकरण नंबर 1। तो पहली कंडीशन में क्या है कि परिपथ K1 को बंद रखा है मतलब ऑन रखा है, और K2 को खुला रखा है। फिर अपने को E1 के अंदर अपने को मान मिलेगा, और वो मान कैसे
प्राप्त होगा कि गैल्वेनोमीटर को उस वायर के ऊपर लगाएंगे और जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का मान 0 विक्षेपण बताएगा उतनी लंबाई यहाँ पे L1 हो जाएगी और K का मान जो है वो तो कांस्टेंट होता है और E1 का मान जो है वो अपने को मिल जाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में K1 को तो खुला रखेंगे, अब की बार K1 को खुला रखेंगे, K2 को बंद करेंगे। तो अब की बार जो धारा है वो K2 के से होके जाएगी पूरे परिपथ के अंदर। तो K2 के अंदर प्लग को ऑन करेंगे, K1 बंद है, मतलब धारा जो है वो E1 बैटरी में से तो जा नहीं पाएगी, तो E2 बैटरी में से जाएगी। तो उसका जो मान है वो अपने को मिलेगा E2 बराबर KL2। तो जब मैंने E1 में धारा प्रवाहित की तो मिला E1 बराबर KL1 और E2 को रखा था बंद। अब दूसरे में क्या किया, E1 को बंद रखा और E2 को चालू रखा, तो अपने को क्या मिला, E2 बराबर KL2। अब इन समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग दे देते, तो अपने को जो मान मिला वो मान मिला E1 बराबर E2, E1 बटे में E2 बराबर L1 बटे में L2। तो इस सूत्र से अपने कोई भी बैटरी के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे E1 बैटरी के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना है, तो E2 इसके सामने चला जाएगा, मतलब हो जाएगा L1 अपॉन L2 E2। और मान लो मुझे E2 ज्ञात करना है, तो E2 ज्ञात करना है तो E2 अब की बार इस साइड चला जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा L2 अपॉन L1 और E1। तो इस तरह के दोनों विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना है तो अपने ज्ञात कर सकते हो, और दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ओम्स का नियम। तो ओम्स का नियम जो है वो तुमको पता ही है, लेकिन अपने फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि ओम्स का नियम क्या है। तो ओम के नियम में क्या है, कोई भी चालक है, चालक वायर कोई भी है, अब इसमें ताप दाब को नियत रखते, इसको कोई बदलता नहीं है। तो ताप और दाब को नियत रख के जब किसी परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करते और धारा प्रवाहित करके उसके अंदर विभवांतर में परिवर्तन होता है, और वो हमेशा धारा जो है वो विभवांतर के क्या हो, समानुपाती, बराबर। तो V समानुपाती I या I समानुपाती V। तो I समानुपाती V को अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, V समानुपाती I, समानुपाती नियतांक हट जाएगा, मतलब अपने लिखेंगे V बराबर IR, बराबर, और R बराबर हो जाएगा V बटे में I। तो ये अपना हो गया ओम का नियम, बराबर। तो ओम का नियम अपने को पता ही है, पहले इससे पहले अपने ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी दूसरी परिभाषा ये है ओम के नियम की कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के विभवांतर और चालक में उत्पन्न धारा के अनुपात नियत रहेंगे। ठीक है, फिर अपने ने प्रतिरोध के अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता अपने को पता ही है, प्रतिरोधकता जो होती है वो धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है या धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, बराबर। क्योंकि चालकता किसको कहते, जैसे कहते कि इस वायर में चालकता ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर धारा प्रवाह होने का वेग जो है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। तो प्रतिरोधकता के अनुपात को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो ये रो जो है इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, और ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं चालकता। तो चालकता ज्ञात करनी हो तो जो भी अपने को प्रतिरोध मिला है उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दो तो अपने को चालकता मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही सूत्र है 1/ρ, रो मतलब है प्रतिरोधकता, तो अपने को सिग्मा मिला। और रो का क्या होता है, ओम मीटर होता है, पर अब बटे में तो ओम मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है यहाँ पे एक दिया हुआ है कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध में क्या अंतर है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध में क्या है और
ओम है, तो अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलते हुए, मतलब अपने को दाब ताप इसका बदलना नहीं है, तो कोई भी भौतिक अवस्था में ताप और दाब और अपने को इसको नहीं बदले और प्रतिरोध नियत रहे, उसका प्रतिरोध नियत रहे, अर्थात विभवांतर बदलने पर न बदले, इसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बराबर, मतलब इसके अंदर क्या है कि ओमीय प्रतिरोध किसको बोलेंगे कि जिसमें प्रतिरोध नियत रहे, मतलब प्रतिरोध बदले नहीं, मतलब विभवांतर बदलने पर उसके अंदर जो है वो कोई भी तरह का धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन V और I हमेशा दोनों समानुपाती से बढ़े तो प्रतिरोध अपने को नियत मिलेगा। और अनोमीय प्रतिरोध किसको बोलेंगे कि प्रतिरोध विभवांतर बदलने पर बदल जाता है। ठीक है ना, मतलब प्रतिरोध जैसे ही विभवांतर को मैं बदलूँगा तो प्रतिरोध बदल जाता है, लेकिन ओमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि विभवांतर को बदलने पर भी प्रतिरोध नहीं बदलता। जैसे कोई भी वायर है, वायर में कितना भी प्रतिरोध को बदल दो, वायर में कितना भी विभवांतर को बदल दो और विभवांतर बदलने पर धारा का मान बदल रहा है, और अब उसके V/I करेंगे तो हर कंडीशन में V/I का मान नियत मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध जो है नियत है। लेकिन जैसे कि डायोड्स होते हैं या ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे विभवांतर बदलते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है, तो इसको अपने अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को बोलते हैं kWh। बराबर, तो kWh जो होता है किलोवाट आवर, तो kWh बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो 1 किलोवाट हो जाएगा वो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा। बराबर, तो ये तुमने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और ये वाले चैप्टर में ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको एक बार मैं बता देता हूँ। बराबर, तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में अपने समझ लेते हैं। तो जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा मार्क्स में पूछते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग। अपवन वेग के बारे में हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में हमेशा पूछते हैं कि अपवन वेग किसे कहते हैं और अपवन वेग का मान ज्ञात करो। तो ये पूरा जो है समीकरण तुमको हल करना होता है। ठीक है, फिर ये पूछते हैं अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या है, तो ये अपने को समझाना पड़ता है। धारा घनत्व के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, फिर मोबिलिटी के बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो मोबिलिटी के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में ये प्रतिरोध दूसरा, ये तो सब इजी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में जो है ये सीरीज और पैरेलल करेक्शन के जो है ज़्यादातर सवाल आते हैं, लेकिन थ्योरी नहीं पूछते क्योंकि ये 10वीं क्लास का पार्ट है। अब विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, ये एग्ज़ाम में पूछते, या तो इसके सवाल आएंगे या इसकी थ्योरी पूछ लेते हैं। बराबर, तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, इसको तुमको अच्छे से समझ लेना है। फिर ये बैटरी के सेल जो होते हैं उसका संयोजन श्रेणी क्रम में किया है कि समांतर क्रम में किया है, ये थियोरी जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के जो 2 नियम हैं, इन नियम के बारे में पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं। फिर मीटर सेतु इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर आता है, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर ज़्यादातर तुम सब वाइवा सीख लोगे, और विभव मापी जो है वो भी प्रैक्टिकल्स के अंदर आता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो विद्युत वाहक बल और विद्युत टर्मिनल वोल्टता के रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्किट का संयोजन कैसे होता है ये सब। अब यहाँ पे ये जो है वो सब इम्पोर्टेंट फार्मूले है चैप्टर नंबर 3 के, तो ये फार्मूलों को तुमको अच्छे से लिख देना है और उसको याद करना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है। बराबर, क्योंकि जब ये चैप्टर के अंदर से कोई भी सम्स पूछते हैं तो वो उस टाइम पे अपने को याद नहीं आता कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर 3 के जितने भी फार्मूले
अपने ने पढ़े वो सब फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए, तो उससे तुम इजीली जो है पता कर सकते हो कि हाँ मुझे गतिशीलता फाइंड करनी है तो उसका सूत्र क्या है। ठीक है, फिर जैसे मुझे धारा घनत्व ज्ञात करना है या मुक्त इलेक्ट्रॉन में अपवन वेग कितना होगा, ये सब सूत्र यहाँ पे दिए हुए, तो इन सभी सूत्रों को तुम अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है।